एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओडिशा सीपीईटी एमकॉम एंट्रेंस मॉडल टेस्ट पेपर पे, जो कि हमने कंडक्ट किया था 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया था, जिससे आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया लग सके कि ओडिशा सीपीईटी का जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। करंट ईयर में पूरा पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले 80 क्वेश्चंस थे और अब 100 एमसीक्यूज कवर करेंगे, है ना। टाइमिंग जो है आपको अभी भी 80 मिनट्स की दी गई है एंड जो मार्किंग है वो +1 -0.25 के बेसिस पे है। तो ये सेम पैटर्न पे हमने टेस्ट कंडक्ट किया था। अगर इस तरह के और मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं तो हम टाइम टू टाइम मॉडल टेस्ट पेपर के लिए अनाउंसमेंट करते रहते हैं। डिटेल्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज यूट्यूब पे की कम्युनिटी पे हम लोग अपडेट करते हैं। तो वहां से जैसे आपको अपडेशन मिले आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी है, डिटेल्स सेंड कर देनी है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और आप टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हो। अच्छा, हमने ना बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज अपने ऐप पे भी अपलोड करा दिए हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली ऐप से भी हमारे टेस्ट परचेज कर सकते हो। हमने ऐप पे जो ऑप्शंस रखे हैं 5 टेस्ट के, 10, 15, 20, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए रखे गए हैं। फुल फ्लैश दैट इज ओवरऑल टेस्ट भी है और साथ ही साथ चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है। तो अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन किए, स्टडी मटेरियल परचेज नहीं किया, तो हमारा ये सजेशन होगा कि आप टेस्ट सीरीज जरूर से ज्वाइन करो, सो दैट आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके प्रिपरेशन के बारे में पता चल सके। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी और इसमें ओवरऑल 100 एमसीक्यूज हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं सेम पैटर्न पे हमने भी यहाँ पे क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए हैं। तो चलो फिर अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर आज देखें तो ये ओडिशा सीपीईटी एमकॉम एंट्रेंस के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर है और इसी पैटर्न पे आप देखो ना एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे पास देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, फुल एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन देयर इज। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां किसी भी तरह का कोई साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। 100% एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर फोर्स, 0% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, नो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि डिमांड की वजह से होती है, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की वजह से होती है। अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में ना हो तो हम कहते हैं कि मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखो नीति आयोग के बारे में वैसे तो सबको पता होगा क्योंकि ये भी एग्जाम में टॉपिक कवर करता है। कह रहा था नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। यस, अगर नीति आयोग की बात करें तो इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। द नीति आयोग फॉर्मुलेट्स 5 ईयर प्लान्स इंस्टेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये जो 5 ईयर प्लान से पहले तो प्लानिंग कमीशन बनाता था, पर जब नीति आयोग बन गया इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो नो डाउट अभी 5 ईयर प्लान कौन ड्राफ्ट करेगा? नीति आयोग। द नीति आयोग इज हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द नीति आयोग प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। नो, अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो ये काम नीति आयोग का नहीं है, बल्कि नीति आयोग का काम है 5 ईयर प्लान्स को ड्राफ्ट करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, what type of unemployment is most prevalent in Indian agriculture? Structural unemployment, cyclic unemployment, frictional unemployment और disguised unemployment? नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है ना कि अगर एक पर्टिकुलर लैंड के लिए रिक्वायरमेंट है 5 पर्सन्स की, तो वहां कम से कम 8 से 10 लोग काम कर रहे हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि किसकी वजह से हो रही है कि आप काम तो कर रहे हो, ठीक है, मतलब सिंपली वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जहां जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपके काम को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। अब एक लैंड है, इस पे हमें पता है कि अगर हम सिर्फ 5% को अपॉइंट कर दें तो मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है। अब आपने 5 की जगह अगर 8 लोगों को अपॉइंट किया भी है तो ये जो 3 है ये तो एक्सेस है ना, ठीक है, इनकी जरूरत नहीं उस लैंड पे, काम कर रहे हैं बट फिर भी खाली है। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और इंडिया में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, poverty line measurement in India takes into account which of the following?
न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, इनकम टैक्स पेड, इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स और एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। नो डाउट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि पॉवर्टी लाइन बेसिकली इसी पे तो डिसाइड की जाएगी ना, न्यूट्रिशन के बेसिस पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब यहां से देखो मैथ्स के क्वेश्चन एंड स्टैट्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, और मैथ्स से ना मान करके चलो कि एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। पहला है इफ y इज इक्वल टू दिस देन dy बाई डी एक्स इज। हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन का टॉपिक डिस्कस किया हुआ है अपने चैनल पे। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं किया तो जरूर से कवर कर लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना रेलेवेंट है वो हमने वहां डिस्कस किया है। नेक्स्ट, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर द सेम। डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है जिसमें सारे डायगोनल सेम होते हैं ना, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में भी तो क्या होता है, यहाँ पे 1 होगा या यहाँ 1 होगा, बाकी वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, a टू द पावर -1 है ये। a टू द पावर -1 एग्जिस्ट इफ, ओनली इफ, ये सिर्फ और सिर्फ तब एग्जिस्ट करता है ना जब मॉड a 0 के बराबर ना हो। ठीक, हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है कि मॉड a इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो इस टॉपिक पे भी हमने डिस्कशन किया हुआ है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की क्लास में, वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स आपने क्लियर किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहां मीन बड़ा होगा मीडियन से और ये सब बड़ा होगा मोड से। अगर नेगेटिवली स्क्यूड होता तो जस्ट इसका रिवर्स होता। ठीक, एंड अगर सिमेट्रिकल होता तो उस केस में तीनों इक्वल हो जाता। तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही करेक्ट आंसर दिया है। ये तो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि मीन बड़ा होना चाहिए। तो मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मोड से, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, for a symmetrical bell-shaped distribution, approximately how much of the observation lie in the range mean 2 multiplied by standard deviation and mean plus 2 multiplied by standard deviation। तो यहां देखो, अगर आप लोग वैल्यू देखोगे तो प्लस और माइनस ही पूछा है। मीन बेसिकली क्या कह रहा है कि मीन किसके बराबर है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के। एक बार माइनस किया एक बार प्लस किया, तो ये जो लाई करेगा ना, ये अप्रोक्स 95% ऑफ द ऑब्जर्वेशन पे लाई करेगा। और ये क्वेश्चन आप लोग प्लीज लर्न कर लेना, क्योंकि इस पैटर्न पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टू डिस्ट्रीब्यूशन आर, देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए दिया हुआ है 28.905 और बी दिया हुआ है 23.53 रिस्पेक्टिवली। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, अगेन हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से रिलेटेड बहुत डिटेल लेक्चर अपने सेकंड चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। वहां आप लोग देखोगे ना तो ये टॉपिक हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए। वहां पर हमने बताया भी था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो कैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट माना जाता है, मोर कंसिस्टेंट लेस कंसिस्टेंट माना जाता है। बेसिकली होता क्या है ना कि जिसकी वैल्यू कम आती है उसको हम लोग ज्यादा कंसिस्टेंट मानते हैं कंपैरेटिवली सेकेंड के। ठीक है, तो यहाँ देखो बी की वैल्यू जो है वो कम है कंपैरेटिवली ए से, तो नो डाउट बी क्या होगा, ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी। और इस टॉपिक को ना बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर अभी तक वो क्लास नहीं किए तो हम तो बार बार बता रहे हैं कि वो सारी चीजें कवर कर लो। हम स्टार्टिंग से ये चीज बता रहे हैं कि सीयूईटी के लिए या बाकी जितने भी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम है, हर एक एग्जाम के लिए हमने रेलेवेंट क्लासेस बहुत सारी अपलोड की हुई हैं। उनको आप लोग जरूर से कंसिडर करो, क्योंकि उसी लेवल पे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट देखो, स्टैगफ्लेशन अकर्स व्हेन द इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस। अगर हम स्टैगफ्लेशन की बात करें तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां प्राइस तो बढ़ रही है क्योंकि इन्फ्लेशन का पार्ट है, बट आउटपुट फॉल करता है। ठीक है, तो राइजिंग प्राइसेस एंड राइजिंग आउटपुट, राइजिंग प्राइसेस एंड फॉलिंग आउटपुट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ द कीन्जियन कंजम्पशन फंक्शन c इज इक्वल टू 10 प्लस 0.8y। अब क्योंकि अगर हम कंजम्पशन की बात करें या अपने इनकम के ओवरऑल इनकम की बात करें तो इनकम में दो चीजें होती है, एक तो सेविंग होता है और एक कंजम्पशन होता है। ठीक है, इफ इनकम इज ₹1000 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, आपको पूछा है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। अब यहां अगर हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। ठीक, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि आप अपनी इनकम का कितना कंज्यूम करोगे।
तो देखो यहां दिया हुआ है कंजम्पशन इज इक्वल टू 10 प्लस 0.8y की जितनी हमारी इनकम होगी उसका हम 0.8 कंज्यूम करेंगे, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8, फर्दर ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 टाइम्स। ठीक है, दैट इज मल्टीप्लायर आपका कितना हो जाएगा 5 टाइम्स। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट इज, देखो ग्रॉस और नेट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन का ही होता है। डेप्रिसिएशन, एक्सीलरेशन, डिसलेरेशन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट। करेक्ट आंसर होगा ए, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर जीडीपी। जीडीपी मतलब क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि बेसिकली आपकी इकोनॉमी को सर्व कर रहा है। इलीगल ड्रग सेल, हाउस वर्क एंड ऑफ फ्रॉम वर्क मतलब काम से छुट्टी, या कंसल्टिंग सर्विसेज। नो डाउट जब आप कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे हो तो आप बदले में पेमेंट ले रहे होगे, तो वो आपकी जीडीपी को, आपकी इकोनॉमी को सर्व करेगा। बाकी तीनों ही केसेस में ये तो इलीगल है, हाउस वर्क में किसी भी तरह का कोई मनी का फ्लो नहीं हो रहा है, और अगर आपने काम से छुट्टी ली है तो वहां पे भी कोई मनी का फ्लो नहीं हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंसल्टिंग सर्विसेज। नेक्स्ट, फॉर एन इंफीरियर गुड द इनकम कंजम्पशन कर्व विल बी, हमने पहले भी बताया हुआ है कि अगर इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स मतलब होता है लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक, अगर लो क्वालिटी प्रोडक्ट है तो जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी, क्या हम लो क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे? नहीं, हम किस तरफ स्विच करेंगे? हाई क्वालिटी की तरफ। तो इनकम के साथ हमेशा इंफीरियर गुड का कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। जब भी हम बात करेंगे इंफीरियर गुड्स की ना, तो इस तरीके से, क्योंकि देखो इनकम के केस में नॉर्मल गुड्स के साथ जो हमारा रिलेशन होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन भी हम बढ़ाते हैं। बट फॉर इंफीरियर गुड्स ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एंड यहाँ बेसिकली यही होता है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ी, आप इस तरह के प्रोडक्ट का जो कंजम्पशन है वो कम कर दोगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट, in an economy of two individuals A and B and two commodities X and Y, general equilibrium of production and exchange occurs when, ये जो इक्वेशन है वो है MRT XY is equal to MRS XY of A is equal to MRS XY of B, क्योंकि यहाँ पे दो कमोडिटी है और दो इंडिविजुअल है। तो देखो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये हमारी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो दिया है इस पे हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन किया अबाउट रिटर्न टू स्केल। हमने बताया भी था कि रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि अगर हमारा इनपुट 100% से बढ़ा और आउटपुट 120% से बढ़ा तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। अगर इनपुट बढ़ा बाय 100%, आउटपुट बढ़ा ऑल्सो बाय 100%, तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। इनपुट बढ़ा बाय 100%, आउटपुट बढ़ा बाय 80%, तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या रिटर्न टू स्केल कांस्टेंट होगा? हाँ होगा। अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1, तो क्या ये कांस्टेंट होगा? नो, ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। और अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है तो क्या इंक्रीजिंग रिटर्न होगा? नहीं, ये तो डिक्रीजिंग रिटर्न होगा। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कॉस्ट कर्व्स। देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑलवेज डिक्लाइंस विद आउटपुट, यस, अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। मार्जिनल कॉस्ट कर्व लाइज बिलो द एवरेज कॉस्ट कर्व व्हेन द एवरेज कॉस्ट आर इंक्रीजिंग, यस, अगर एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है तो उस केस में हमने बताया भी था कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? एवरेज कॉस्ट से कम होगा। मार्जिनल कॉस्ट मस्ट इक्वल एवरेज कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम एवरेज कॉस्ट, ये भी करेक्ट है। हमने रिलेशन बताया था एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का। द एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट कर्व मेजर द वेरिएबल कॉस्ट, नो, ये मेजर करता है टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी हमने अपने इंपॉर्टेंट सीरीज में अपलोड किया हुआ है कि क्वांटिटेटिव कौन सा और क्वालिटेटिव कौन सा। बैंक रेट, क्रेडिट सीलिंग, क्रेडिट रैशनिंग और सीआरआर। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रेडिट रैशनिंग। बेसिकली ये मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव? ये है क्वालिटेटिव।
नेक्स्ट, व्हाट डज आरबीसी स्टैंड फॉर इन इंश्योरेंस बिजनेस? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रिस्क बेस्ड कैपिटल, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? सेंट्रल बैंक, जो कि है आरबीआई। ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन दिया है सेबी, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, पार्लियामेंट, आरबीआई। हमने बताया भी है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो हमने क्रेडिट पॉलिसीज देखी है वो कौन इंप्लीमेंट करता है? आरबीआई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द पॉइंट वेयर द टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट जहां अगर आपने 10 रुपए कमाया तो 10 रुपए खर्च भी किए, तो ये कौन सी सिचुएशन होती है? ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जहां ना तो आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है ना तो आपको कोई लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डी, ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट, अ ब्रांच सेटअप merely फॉर बुकिंग ऑर्डर्स विच आर एग्जीक्यूटेड बाय हेड ऑफिस। अब खुद सोचो कि आपने ब्रांच सेटअप तो किया है बट सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हेड ऑफिस से ऑर्डर्स ले रही है, तो ये तो डिपेंडेंट ब्रांच हुई ना, इनकी तो अपनी कोई वर्किंग नहीं है। और इनकी सारी की सारी बुक्स कौन मेंटेन करेगा? हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच और लोकल ब्रांच। करेक्ट आंसर होगा ए डिपेंडेंट ब्रांच। नेक्स्ट, अब यहां से देखो बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ बोथ द वर्कर्स एंड मशीन टू एलिमिनेट द वेस्टफुल मूवमेंट। वेस्टफुल मूवमेंट को एलिमिनेट करने के लिए बेसिकली हम लोग कौन सी स्टडी करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है फैटिक स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी या वर्क स्टडी। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा मोशन स्टडी। हमें ये देखना होता है कि कौन कितना मूव कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम जो बेकार चीजें हैं वो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी, मोशन स्टडी। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नो डाउट, पहला फंक्शन कौन सा? प्लानिंग। करेक्ट आंसर होगा ए, प्लान। नेक्स्ट, ऑडिटिंग किसको रिफर करता है? रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग द लेजर अकाउंट या प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नो डाउट अगर ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, What do we call the rate at which the Reserve Bank of India lends money to commercial bank? देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे उधार दे रहा है किसको? कमर्शियल बैंक को। तो ये हमने बताया था कि दो चीजें, एक तो बैंक रेट है और एक रेपो रेट है। हमारे पास ऑप्शन में रेपो रेट दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रेपो रेट। अब इस पे तो पूरा डिटेल डिस्कशन हमने किया भी हुआ है। अगेन हम बता रहे हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट सीरीज हमने अपलोड की है ना, ये जरूर कंसिडर कर लेना एग्जाम के पहले। नेक्स्ट, A and B go into a shop. B says to the shopkeeper, let A have the goods and if he does not pay you, I will. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? किसी के बिहाफ पे गारंटी दे रहे हो कि अगर वो पर्सन पेमेंट नहीं करेगा तो हम पेमेंट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, वेजरिंग अग्रीमेंट और कासी कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, इस तरह से क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आते हैं जो बेसिकली केस स्टडी बेस्ड होते हैं। इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, प्रोग्रामर्स आर असाइन्ड टू डिफरेंट टीम्स बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टाइज. Some work on front-end development while others focus on back-end development. Identify the principle of management demonstrated here. Unity of command, division of work, stability of personnel और unity of direction. अब यहाँ देखो, यहाँ जो आपको अलॉटमेंट किया गया है वर्क का, वो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपर्टाइज। तो ये कब होता है? डिविजन ऑफ वर्क में, कि आप जिस फील्ड में अच्छे हो आपको वही काम दिया जा रहा है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि आप काम किस तरीके से बांट रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टाइज, क्योंकि पता है कि जो जिस काम में अच्छा है अगर आप उसको वो काम अलॉट करोगे वो कम टाइम में या हम कह सकते हैं कि एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम कर पाएगा। टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगी और काम भी अच्छे से होगा। नेक्स्ट, a retail store manager ensures that each employee reports to only one supervisor to avoid confusion. This is an example of implementing the principle of, जब आप सिर्फ एक सुपरवाइजर की बात करो तो आप बात करो यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। नो डाउट हम बात करें यूनिटी ऑफ कमांड की।
यहाँ ये बोला जाता है ना कि जितने भी एम्प्लॉयज उनको सिर्फ एक सुपरवाइजर से ही इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट, गैंग प्लैंक इज अ टर्म एसोसिएटेड विद विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल, इक्विटी, ऑर्डर, स्केलर चेन, इनिशिएटिव। नो डाउट अगर हम गैंग प्लान की बात करें तो हम बात करें स्केलर चेन की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्यूल। ऑप्शन देख लेते हैं। नॉन इंटरफेरेंस, एस्पिरेट द कॉप, सेंट्रलाइजेशन, डिविजन ऑफ वर्क। ये तो वो 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने जो अलॉट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये तीनों प्रिंसिपल्स हैं, बट नॉन इंटरफेरेंस ये कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है बाय हेनरी फ्यूल, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी, कोऑपरेशन एंड पर्सनल एफिशिएंसी लेवल। लीजर टाइम जैसा नहीं है, वर्किंग आवर नहीं है, रूटीन वर्क नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, टेक्निकल स्किल्स आर लार्जली रिक्वायर्ड एट। अब देखो टेक्निकल स्किल्स की बात कर रहा है तो नो डाउट टेक्निकल स्किल हमेशा लोअर लेवल पे ही जरूरी होगा। रीजन बीइंग जो टॉप लेवल मैनेजर्स है वो तो सिर्फ फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज को। देन अगर मिडिल मैनेजमेंट की बात करें तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो भी आइडियाज हैं, जो भी काम है वो समझ करके लोअर लेवल मैनेजर से वर्क कराते हैं। एंड लोअर लेवल मैनेजर एक्चुअली में काम करते हैं तो उनके में टेक्निकल स्किल्स होना जरूरी है। ऑप्शन दिया है जूनियर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, सीनियर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल। करेक्ट आंसर होगा डी, लोअर लेवल। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू रूरल एरिया पीपल। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव इट इज ट्राइंग टू अचीव। एक कंपनी है और वो लोगों को अपॉइंट कर रही है एरिया बेसिस पे। जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनके लोगों को अगर आप अपॉइंट कर रहे हो तो ये आप क्या कर रहे हो, सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मोर देन वन ऑफ द अबव। नो डाउट सोशल ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको सोसाइटी को भी लेके चलना होता है, आपको कुछ ना कुछ सोशल वर्क करना होता है जिससे लोग आपसे जुड़े, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, डूइंग द टास्क विद द मिनिमम कॉस्ट। देखो दो चीजें हैं मैनेजमेंट में, एक तो होता है एफिशिएंसी और एक होता है इफेक्टिव। तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी की, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट पे बात किया है। और अगर यही बोलता ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एफिशिएंसी। नेक्स्ट, व्हाट इज अ सिंगल यूज प्लान? They are the plans aimed at achieving specific goals. These are the plans providing guidance for performing recurring activities. A plan designed for the entire organization? No. अगर सिंगल यूज प्लान की बात करें ना तो कोई एक स्पेसिफिक गोल आपके माइंड में होता है जिसको आपको फुलफिल करना होता है, कंप्लाई करना होता है, और उसी के लिए आप सिर्फ एक टाइम ही यूज करने वाला प्लान बनाते हो। वो प्लान आप फर्दर यूज नहीं कर सकते। आपने एक स्पेसिफिक गोल अचीव कर लिया तो वहां पे वो आपका प्लान खत्म हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा दे आर द प्लान्स अचीव्ड एट अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। Next, according to Abraham Maslow's hierarchy of needs theory, which level of needs encompasses the desire for self-esteem, achievement, and recognition? Psychological needs, safety needs, belongingness, love esteem needs और esteem needs। देखो यहाँ पे हमें self esteem की बात कर रहे हैं तो no doubt correct answer होगा esteem needs। हमने Maslow's hierarchy of theory पे डिटेल डिस्कशन क्लास ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वहां हमने हर एक नीड पे बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। करेक्ट आंसर होगा एस्टीम नीड्स। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग इन मैनेजमेंट रिफर्स टू। देखो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के विद इन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है, तो आप क्या करते हो ना, आप उसको आउटसोर्स कर देते हो, मतलब बाहर से बनवा लेते हो, ठीक है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट में आपको 3 चीजें चाहिए, लेट्स से ए बी सी, और आपको पता है कि बी का प्रोडक्शन करने में आपका खर्चा ज्यादा आएगा, तो आप ये बाहर से आउटसोर्स करा लेते हो, परचेज कर लेते हो या बाहर से बनवा लेते हो, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू एक्सटर्नल कंसल्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ऑफलोडिंग नॉन कोर फंक्शंस और टास्क टू एक्सटर्नल वेंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। यस, आप अपने इस काम को कहीं बाहर से करा लेते हो पैसे दे करके, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी ड्यू टू फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, which of the following marketing orientations emphasizes creating producers that meet customer needs and wants while achieving organizational goals?
प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, सेलिंग ओरिएंटेशन, मार्केटिंग ओरिएंटेशन। करेक्ट आंसर होगा मार्केटिंग ओरिएंटेशन, क्योंकि मॉडर्न स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है और ये बेसिकली प्रेफरेंस देता है टू कस्टमर्स, ना कि प्रोडक्ट को। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन which approach involves dividing the market based on demographic factors। अगर हम डेमोग्राफिक फैक्टर्स की बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं, बिहेवियरल सेगमेंट, साइकोग्राफिक सेगमेंट, जियोग्राफिक सेगमेंट और डेमोग्राफिक सेगमेंट। नो डाउट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स which element involves selecting and managing distribution channels to ensure products reach customers efficiently? प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन या प्राइस? प्लेस, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात किया, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किससे रिलेटेड होगा? प्लेस से। ये भी हमने मार्केटिंग मिक्स में बताया हुआ है। नेक्स्ट, which control mechanism involves comparing performance data with those of industry peers or competitors to identify best practices and areas for improvement? Benchmarking, बजटरी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल और बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। नो डाउट यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो मार्केट में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके अकॉर्डिंग खुद को ढालना, मोल्ड करना, तो ये बेसिकली एक तरह का कंपैरिजन होता है जहां पे हम बेंचमार्किंग की बात करते हैं कि किसी ने ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट किया है और हम उसको फॉलो करने की बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बेंचमार्किंग। नेक्स्ट, according to McGregor's theory X and Y, which theory assumes that employees are inherently lazy and require close supervision? नो डाउट इसका करेक्ट आंसर थ्योरी एक्स होगा। हमने मोटिवेशन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं उन पे भी डिटेल लेक्चर्स आप लोगों के लिए डाला हुआ है, अगर नहीं क्लास किया है तो आप कर लेना। उसमें जितनी भी थ्योरीज हमने बताई मोटिवेशन की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना सब रेलेवेंट है, और वहां हमने बताया है कि अगर हम थ्योरी एक्स की बात करें तो यहाँ जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो लेजी होते हैं कंपैरेटिवली थ्योरी वाई के, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, थ्योरी एक्स। Next, management by objectives, that is MBO, is a management approach developed by F.W. Taylor, Douglas McGregor, Peter Drucker और Henry Fayol। No doubt correct answer होगा Peter Drucker। MBO basically concept किसका है? Peter Drucker का। Next, what is a strategy? Strategy क्या है? A detailed plan for achieving short-term objectives, a set of long-term goals for organization, a framework for making decisions that guide the organization's action। स्ट्रैटेजी का मतलब तो यही होता है ना कि आपने कुछ ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है जो कि आपको किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को लेने में हेल्प करेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द टर्म क्विड प्रो क्यो, व्हाट इज क्विड प्रो क्यो? समथिंग इन रिटर्न। हम जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमें रिटर्न में मिलना चाहिए। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, कंसीडरेशन। नो डाउट हम किसकी बात कर रहे हैं? कंसीडरेशन की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कंसीडरेशन। नेक्स्ट, अ लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द अनपेड सेलर ओनली। देखो लीन ना तभी एक्सरसाइज कर सकते हो, व्हाट इज लीन? जहां पे आपके पास गुड्स की पोजीशन है, आपने अभी तक गुड्स की डिलीवरी नहीं दी है, उस केस में अगर आपको पेमेंट नहीं मिली एज अ सेलर तो आप अनपेड सेलर तो हो ही, बट उस केस में ना आप गुड्स को रोकने का हक रखते हो। ऑप्शन देखते हैं, व्हेन द ओनरशिप राइट रिलेटिंग टू गुड्स हैव ट्रांसफर्ड टू द बायर, व्हेन द गुड्स आर स्टिल इन पोजीशन ऑफ द अनपेड सेलर, व्हेन द गुड्स हैव बीन ट्रांसपोर्टेड, व्हेन द गुड्स हैव डिलीवर्ड टू द बायर। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा कि अगर गुड्स अभी भी आपकी पोजीशन में है, अभी भी आपकी होल्डिंग में है, उस केस में आप गुड्स को रोकने का राइट रखते हो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Next, the dash can be either private limited company or a public limited company where the capital is not divided into shares. Company limited by shares, company limited by guarantee, OPC और LLP। देखो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूछ रहा है कि चाहे तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो और आपका कैपिटल शेयर्स में डिवाइडेड ना हो, तो बट ऑब्वियस आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स तो नहीं हो सकते, आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज होगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following does not form the part of the important information to be incorporated in the memorandum of association as specified in the Companies Act 2013? The name of the company, कंपनी का नेम और स्टेट तो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ऑब्जेक्ट होता है, लायबिलिटी होती है, बट रूल, रेगुलेशन, बायलॉज या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का पार्ट है, ना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, तो करेक्ट आंसर होगा सी।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे भी हमने बहुत डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड की हुई है, नहीं कवर किए तो प्लीज कवर कर लेना, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स? व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स? जो कि आपकी इनकम के साथ साथ बढ़ता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स? अब प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? एक ऐसा टैक्स जो कि आपकी इनकम के साथ बढ़ता है। तो नो डाउट इनकम टैक्स में तो ऐसा ही होता है ना, एक पर्टिकुलर स्लैब रेट होता है जहां पे एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि आपकी इनकम कम है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा, बट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको टैक्स देना होता है, और ज्यादा से ज्यादा देना होता है, लाइक 5%, 10% और 20%। ऑप्शन देखो, कस्टम ड्यूटी, डेवलपमेंट सरचार्ज, सेल्स टैक्स, और लास्ट ऑप्शन होपफुली इनकम टैक्स होगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स रेफरेंस टू विच क्लॉज? देखो, अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड द पावर, और आपकी पावर कहां लिखी होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये लिखा होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किस लिमिट तक या किस लेवल तक काम कर सकती है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ये बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लॉज के रेफरेंस में होगा, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेक्स्ट, द डिमांड फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट इज Q is equal to 100 minus 2P. If the price is rupees 20, what is the quantity demanded? Simple सा क्वेश्चन है, quantity demanded is equal to 100 minus 2 multiply by rupees 20, ये हो जाएगा 100 minus 40, और हमारे पास quantity demanded हो जाएगी 60 यूनिट्स, दैट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इसकी प्रिपरेशन प्लीज अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट देखो, लिखा है फर्म प्रोड्यूसेस 400 यूनिट्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 3000, व्हाट इज इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इज 3000 एंड हमारी जो क्वांटिटी है वो है 400, तो ये सिंपली हमें सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.5। और देख लो, हमने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अपने सीरीज में डिस्कस किए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन देखो दिया हुआ है 7.50। ठीक, नेक्स्ट, इफ अ कंपनीज रेवेन्यू इज रुपीज 4000 एंड टोटल कॉस्ट इज 3500, क्या हम प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं मैम। देखो, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4000 माइनस 3500, और जब हमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो हम सेल्स प्राइस से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 12.5%, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, अगेन फर्म का टोटल रेवेन्यू दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, क्या हम प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं? हाँ, और ये प्लीज खुद से कैलकुलेट करना, करेक्ट आंसर आना चाहिए 33.33%। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ आर रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ गुडविल? देखो, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास चार ही मेथड है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को बाइफरकेट किया गया है इनटू एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन दिया है वो दिया एवरेज प्रॉफिट मेथड पहला, फिर हमारे पास दूसरा दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 5 एंड 6, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, ए और बी दो पार्टनर्स हैं फर्म में, उनका रेशियो है 3:2। उन्होंने सी को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर एंड द न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2.2:1। क्या हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो है 3/5, बी का ओल्ड रेशियो है 2/5। यहां देखो लिखा है ना, तो न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो क्या 2:1 है? नहीं, 2:1:1 है। ये देखो, सी को भी तो शेयर मिलेगा 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा 1/4। देख लेते हैं, ये हो जाएगा 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 20, ये हो जाएगा 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 20, और रेशियो आ जाएगा 2:3, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड नॉट बी टर्म्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट? देख लेते हैं ऑप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और प्लांट सुपरवाइजर सैलरी। नो डाउट हमसे प्रोडक्ट कॉस्ट की बात कर रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहा है, सेलिंग की बात नहीं कर रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज ये बेसिकली सेलिंग से रिलेटेड पॉइंट है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज।
क्योंकि बाकी देखो डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, प्लांट सुपरविजन सैलरी, ये सब प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग system applies when standardized goods are produced under a series of operation? सिंपल सा मेंशन कर दिया ना, सीरीज ऑफ ऑपरेशन, तो हम किसकी बात करें बेटा? प्रोसेस की, क्योंकि यहां पे हमारा ऑलमोस्ट 2 से 3 प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारा गुड्स बनता है। जैसे अगर मान लो लेट से फर्नीचर है, तो फर्नीचर में सबसे पहले तो वुड कटिंग होगा, है ना, फिर उसको पेस्टिंग का काम होगा और फिर उसको पेंटिंग का काम किया जाएगा। तो ये क्या अलग अलग प्रोसेस हो गया ना। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ ऑपरेशन बोला था, तो करेक्ट आंसर प्रोसेस कॉस्टिंग होगा। जॉब ऑर्डर, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और काइजीन कॉस्टिंग। नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट, डैश इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है, अकाउंटिंग, वाउचिंग, रिवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट। देखो ऑडिटिंग के लिए ना, हम कभी भी किसी फर्म का, कंपनी का ऑडिट करते हैं तो सबसे पहले तुम्हें एविडेंस चाहिए, और एविडेंस क्या होगा? सबूत हमें कहां से मिलेगा? वाउचिंग से मिलेगा, है ना। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा बी, वाउचिंग। Next, which of the following activities is true about the cost variance under the standard costing system? Cost variance, variance मतलब difference. Cost variance is the difference between standard cost and actual cost, standard cost and budgeted cost, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। नो डाउट अगर हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो जो डिफरेंस होता है वो स्टैंडर्ड का एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। नेक्स्ट, as per the information given below, what is the correct material yield variance? देखो material yield variance का फॉर्मूला अगर देखें तो ये होगा actual yield माइनस standard yield for actual output मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या हमारे पास क्वेश्चन में एक्चुअल यील्ड दिया है? हाँ, बट क्या स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट दिया है? नो, ये तो स्टैंडर्ड यील्ड दिया हुआ है बट नॉट फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये दिया हुआ है फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकलेगा? देखो ये कह रहा है कि अगर स्टैंडर्ड यील्ड 90 kg है फॉर 100 kg, मतलब हमसे कह रहा है कि स्टैंडर्ड इनपुट 100 है, उसमें स्टैंडर्ड यील्ड 90 है। अगर आउट ऑफ 100 हमारा स्टैंडर्ड यील्ड 90 है तो फॉर 200 इनपुट कितना होगा? 180 हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक्चुअल यील्ड हमारे पास दिया है 182 kg, स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट हमने निकाल दिया 180 kg, और हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है ₹20। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 40 फेवरेबल। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए 40। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट? स्टैंडर्ड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस एंड इंजीनियरिंग स्टडीज, व्हाइल एस्टिमेटेड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल बेसिस। यस, अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो ये तो साइंटिफिक एनालिसिस पे ही बेस्ड है, और एस्टिमेटेड जो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। स्टैंडर्ड कॉस्ट व्हाट कॉस्ट विल बी, while estimated cost what cost should be। no, अगर estimated की बात करें तो what cost should be नहीं है, ये बल्कि ये होगा कि ऑलरेडी जो हमने पास में खर्चा किया है उसके बेसिस पे estimated cost कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर मोर फ्रिक्वेंटली रिवाइज्ड कंपेयर टू एस्टिमेटेड कॉस्ट। नो, एस्टिमेटेड कॉस्ट आर मोर स्टेबल। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दोनों ही स्टेबल होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ए, कि अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें तो ये साइंटिफिक एनालिसिस की बेसिस पे कैलकुलेट होता है, ऑन द अदर हैंड एस्टिमेटेड कॉस्ट पास्ट कॉस्ट या हिस्टोरिकल बेसिस पे होता है। Next, macroeconomic stabilization may be achieved through free market economy, fiscal policy, monetary policy. Correct answer हो जाएगा fiscal policy as well as monetary policy. Next, reverse repo operation क्या होता है हमने बताया भी है, जहां पे RBI बोरो करता है मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, an open market operation is an instrument of monetary policy which involves buying or selling of dash from or to the public and banks। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेसिकली हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डीलिंग करते हैं, और ये हमने ऑलरेडी अपने डिस्कशन में बताया हुआ है जहां हमने मॉनेटरी पॉलिसीज पे डिस्कशन किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, इसका क्या एम है? मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, शिफ्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन टू प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड एक्सपैंडेड रोल फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड लाइसेंसिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। यस, यहाँ बेसिकली इनका काम यही था
कि ये पब्लिक सेक्टर के काम को बढ़ाना चाहती थी एंड प्राइवेट सेक्टर में जो भी कंपनीज है उनको लाइसेंस दिलाना चाहती थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 मैनिफेस्ट इन स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, रीथिंकिंग द रोल ऑफ मार्केट वर्सेस द स्टेट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली किस पे फोकस करती है? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो यहां बेसिकली इनका काम ये था कि ये मार्केट और स्टेट के बारे में कैलकुलेट करेंगी कि एक पर्टिकुलर स्टेट में कौन सा मार्केट होना चाहिए, किस तरह का मार्केट होना चाहिए, कहां प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, कहां पब्लिक सेक्टर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, द पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी rooted in a capitalist mode of production, social and economic distribution and industrialization directed by the state। हाँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी, जब भी हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो हम किसकी बात करें? सोशल इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, which of the following does not represent a difference between internal trade and international trade? Transactions in multiple currencies, homogeneity, differences in legal system, none of the above। क्योंकि यहाँ पे हमसे डिफरेंस पूछा है तो नो डाउट अगर मल्टीपल करेंसीज की बात करें, अगर मल्टीपल करेंसीज में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ये कोई डिफरेंस नहीं इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन स्टेट्स दैट, ये हमने पहले भी बताया हुआ है, एब्सोल्यूट एडवांटेज ये जो थ्योरी है ये डील करती है नेशंस कैन इंक्रीज देयर इकोनॉमिक वेलबींग बाय स्पेशलाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दे प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली देन एनीवन एल्स। ठीक, ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है, लर्न कर लेना, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, which of the following theories advocates that countries should produce those goods for which it has a great relative advantage? देखो ये कौन सी थ्योरी है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, द फैक्टर ऑफ एंडाउमेंट थ्योरी, द हेकर-होलन थ्योरी, नन ऑफ द अबव। ये तीनों ही थ्योरी में ये पॉइंट नहीं डील किया गया है, तो किस थ्योरी में डील किया गया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको हम पिन कर देंगे। नेक्स्ट, which of the following holds that a country can increase its wealth by encouraging exports and discouraging import? ये बेसिकली मर्केंटिलिज्म में होता है, उसमें ये बोला जाता है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो और इंपोर्ट को डिस्करेज कर दो, कम कर दो, तो उस केस में कंट्री अपने वेल्थ को इंक्रीज कर पाएगी। करेक्ट आंसर होगा सी, मर्केंटिलिज्म। ये लर्न कर लेना, कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे। नेक्स्ट है As per which concept business is distinct from its owner? अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें ये कहता है कि जो बिजनेस का ओनर है उसको उसी के बिजनेस से हम अलग मानते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो आज हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, अब डेली बेसिस पे मुझसे अगर अपना कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कभी ये नहीं पता चलेगा कि हमारे बिजनेस से हमें कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ है ना। इसीलिए ओनर को एक अलग एंटिटी ट्रीट करते हैं और बिजनेस को अलग एंटिटी ट्रीट करते हैं। इसीलिए जब भी ओनर अपने ही बिजनेस से कोई भी फंड ड्रॉ करता है तो उसको ड्रॉइंग कहते हैं, और जब वो पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल कहते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये पता चल सके कि आपने उस पर्टिकुलर बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट किया है या लॉस। तो ऑप्शन दिया है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट। करेक्ट आंसर होगा नो डाउट बी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है IFRS, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, द एक्सपेंसेस द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर इज नोन एज। हमने एक्सपेंसेस पे कि कैसे कैसे एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, वैसे ही कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, उस पर हमने बहुत डिटेल डिस्कशन अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। और हमने वहां बताया कि अगर 1 साल के अंदर अंदर आपको अपने खर्चे को कंज्यूम करना है तो ऐसे खर्चे को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जैसे मान लो आपने असेट परचेज किया तो इसका बेनिफिट आपको एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर मिलने वाला है, 5 साल तक, 4 साल तक उसका बेनिफिट मिलता है। इसलिए हम उसको कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग पीएल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अवॉइड नहीं है, ये है अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो जब बना था तब तो वैलिड था, बट बाद में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन या कुछ ऐसी स्थिति हुई जिसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है नॉट इन्फोर्सेबल एट ऑल,
enforceable at the option of either party, enforceable at the option of the aggrieved party, enforceable at the option of the party who is not aggrieved. इसको तो हम कहते हैं voidable contract, जहां पे आप ऑप्शन देते हो कि जो पार्टी इनोसेंट है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू कर सकती है। बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इन्फोर्सेबल नहीं होता है। लेट्स से ए और बी ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग एक दूसरे से शादी करेंगे, बट शादी की डेट या उसके पहले बी मैड हो जाता है, पागल हो जाता है, तो इस केस में क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना मैंडेटरी होगा? नहीं। उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता, इसकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं हो सकती, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, which one is odd one out? Specific goods, future goods, as certain goods, unascertain goods. Specific goods, as certain good, unascertain goods ये existing goods का पार्ट है। बट अगर हम बात करें फ्यूचर गुड्स, देखो एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब क्या होता है? आप शॉप पे गए, आपको जो गुड्स परचेज करना है वो शॉप पे अवेलेबल है, तो उसको कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड। एग्जिस्टिंग गुड का पार्ट है स्पेसिफिक गुड, एज सर्टेन गुड, अनएसर्टेन गुड। और फ्यूचर गुड क्या होता है कि जैसे मान लो हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें इस तरह का फर्नीचर चाहिए, तो वो फ्यूचर में बना करके हमें प्रोवाइड करेंगे। तो ऑड वन आउट इसमें से कौन सा हो जाएगा? बी। क्लियर? नेक्स्ट, which one of the following is not an essential element of partnership? Association of two or more person, mutual agency, result of an agreement, separate legal entity. देखो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप को पार्टनरशिप के मेंबर्स से, जो फर्म के मेंबर्स है उन्हीं से जाना जाता है, तो वहां अलग एंटिटी नहीं मानी जाती, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डी, सेपरेट लीगल एंटिटी। बाकी पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन भी होना चाहिए और साथ ही साथ अग्रीमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है द एक्सेस ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल ओवर पेड अप कैपिटल इज। कह रहा है एक्सेस ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल ओवर पेड अप कैपिटल, इसको हम क्या कहेंगे? कॉलिन अरियर, है ना। नेक्स्ट, two companies A Limited and B Limited go into liquidation to form a new company called C Limited. यहां A प्लस B मिलकर के क्या बन रही है? C बन रही है। तो उस केस में ये क्या है? अब्जॉर्प्शन है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन है। अमेलगमेशन है क्योंकि अमेलगमेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि न्यू कंपनी फॉर्म होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, minority of the subsidiary company is entitled to capital profit, revenue profit, both capital and revenue profit, none of the above. अगर हम सब्सिडरी कंपनी के माइनॉरिटी सेक्शन की बात करें तो ये क्या है? ये एसेंशियल है, एंटाइटल्ड है किसके लिए? फॉर कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स, ये हमने बहुत बार बताया हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, annual general meeting, that is AGM, must be held by every public company, every private limited, every one person company, every company other than one person company and small company. Yes, अगर हम लोग AGM की बात करें तो सिर्फ वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी को ये कंडक्ट नहीं करना है, बट बाकी जितनी भी कंपनीज है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, हर किसी को AGM कंडक्ट करना होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, which of the following is not a characteristics feature of a private limited company? It restricts the rights to transfer its shares. It limits its membership to 200. It has a minimum paid up capital of rupees 1 lakh. It prohibits any invitation to public to subscribe its security. देखो यहाँ मिनिमम पेड अप कैपिटल जो लिखा है 1 लाख, ये फीचर नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, बट बाकी अगर देखो ना तो आप इसके शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, ना ही आप पब्लिक से पैसे ले सकते हो प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस करेक्ट है, बट इसमें बोला है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है, तो सी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है। Next, the process of finding and attracting capable applicant for employment is called. इसको क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कहते हैं ना, जब आप सही प्लेस के लिए सही पर्सन चूज करते हो, तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट, which of the following is not a method of performance appraisal? रैंकिंग मेथड है, इजी मेथड है, मेंटरिंग, सेल्फ अप्रेजल। मेंटरिंग नहीं है, बाकी सारे के सारे परफॉर्मेंस अप्रेजल की मेथड है। नेक्स्ट, लर्निंग बाय डूइंग इटसेल्फ इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, वेस्टिबल ट्रेनिंग। देखो वेस्टिबल ट्रेनिंग में बेसिकली यही होता है कि वहां पे लोग काम करते हैं और फिर उसी से सीखते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वेस्टिबल ट्रेनिंग। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन बैंक डिपॉजिट इज चार्जेबल अंडर विच है?
अगर आपको बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये बेसिकली अदर सोर्सेस का पार्ट माना जाता है। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट, an individual or HUF having income from a proprietary business or profession is required to file। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीज मेंशन की हुई है कि कौन कौन से आईटीआर होते हैं, कौन सा आईटीआर किसको फिल करना होता है। इस पे हमने पूरा डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप लोग बताना कि कौन सा आईटीआर यहाँ हमें फाइल करना होगा। नेक्स्ट, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज असेसमेंट ईयर। और जिस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो उसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। तो देखो ऑप्शन दिया है असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ आइटम टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड एज, होगा कॉस्ट अपोर्शनमेंट। हमने ऑप्शन गलत यहाँ पे मेंशन कराया है, ये बेसिकली ना मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा कॉस्ट अपोर्शनमेंट। Next, strategic planning differs from operational planning, as strategic planning focuses on future course of action, long-term perspective, short-term perspective और single-use plan। बेसिकली अगर देखा जाए तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑपरेशनल प्लानिंग से क्यों डिफर है, क्योंकि ऑपरेशनल प्लानिंग डे टू डे की बात करता है और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फ्यूचर की बात करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट, which of the following concept in motivation has been given by Victor Vroom? इंस्ट्रूमेंटैलिटी, इक्विटी, पैरिटी, कैरेट एंड स्टिक। करेक्ट आंसर होगा ए, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, क्योंकि वेक्टर रूम की बात करें तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया रिलेटेड टू मोटिवेशन वो कौन सा है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इश्यूज इज सूटेबल इन द टाइम ऑफ रेजिंग प्राइजेस? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अगर रेजिंग प्राइजेस की बात करें तो इसके लिए फीफो नहीं बल्कि लीफो यूज होता है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ आइटम टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड एज, अभी ऊपर बताया था कि इसको हम कहते हैं कॉस्ट अपोर्शनमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट इज नोन एज, जिस बेसिस पे आप कॉस्ट को ascertain करते हो उस पर्टिकुलर प्रोसेस या टेक्निक को हम क्या कहते हैं, कॉस्टिंग कहते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कॉस्टिंग। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹10,000 इन 2 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इज। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पे बहुत डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से ना जरूर से SICI का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। और इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिसका आंसर करेक्ट होगा उसका आंसर हम पिन कर देंगे। इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए 816। जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू वो कितनी आएगी, 816। आपने इन्वेस्ट किया 10,000 और वहां से आपको रिटर्न मिलेगा 816। ठीक है, ये ओवरऑल 100 MCQ से रिलेटेड टू CPET MCOM एंट्रेंस मॉडल टेस्ट पेपर। इसी तरह के बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हमने ऑलरेडी अपने ऐप पे अपलोड किए हुए, जिसकी डिटेल हमने स्टार्टिंग में बताई। आप लोग चाहो तो आप लोग 5 टेस्ट 10 टेस्ट जितने ऑप्शंस चाहो आप लोग चूज कर सकते हो। अच्छा, हमने साथ ही साथ और 2 ऑप्शंस रखा है कि एक टेस्ट सीरीज में तो हमने सिर्फ टेस्ट और टेस्ट की PDF प्रोवाइड की है, और एक ऑप्शन रखा है जहां पे डिस्कशन सेशंस भी प्रोवाइड किए, जहां पे क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया गया है। ठीक है, तो आप लोग के पास ऑप्शन है, आप लोग जो ऑप्शन चाहो चूज कर सकते हो। हमने ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, डायरेक्टली आप ऐप पे जा करके टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कनेक्ट भी कर सकते हो। एंड अगर आपको सिर्फ ये मॉडल टेस्ट पेपर, जो हम लोग एक सिंगल मॉडल टेस्ट पेपर कंडक्ट कर रहे हैं, सो दैट आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि हमारा टेस्ट पेपर कैसा है, किस तरीके से उसमें मार्किंग हो रही है, तो उसके लिए भी आपको अपडेट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम टू टाइम। आप लोग को बस टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, साथ ही साथ आप यूट्यूब कम्युनिटी से जुड़ जाना, वहां पे आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये एक डेमो टेस्ट के लिए आप लोग एनरोल करा सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो डेमो टेस्ट होगा वो होगा ऑन 10th of April। उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड डेमो टेस्ट देने के बाद आप चाहो तो हमारी टेस्ट सीरीज जो ऐप पे अवेलेबल है वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को आज का क्लास यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।
आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।